Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, your Biotech Guide. I am Ashi Vashne, and today we are going to discuss about techniques for haploid plant production, in which we will discuss in detail about androgenesis and gynogenesis. But before moving ahead, please go and watch part 1 and part 2, because as I have said earlier, to understand androgenesis and gynogenesis, it is really important to understand about the basic of microsporogenesis, megasporogenesis, and the term haploid, as that's the basic. I have put the link in the I button, so go click and watch those videos, and also like, subscribe and share my videos. So let's understand the in vivo techniques for haploid plant production. इन द प्रीवियस वीडियोस हमने डिस्कस किया था कि हैप्लॉइड प्लांट हम कहते किसे हैं, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया था कि अगर प्लांट की सोमेटिक सेल्स के अंदर उसके गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है तो उसको हम हैप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। तो इन वीवो टेक्निक्स कौन सी हैं हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए? उसमें से फर्स्ट वन है एंड्रोजेनेसिस। तो एंड्रोजेनेसिस में एंड्रो टर्म का मतलब क्या है? एंड्रो का मतलब है मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ हैप्लॉइड प्लांट तो उसको क्या कहा जाएगा? एंड्रोजेनेसिस कहा जाएगा। तो फॉर अ सक्सेसफुल इन वीवो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन क्या होता है? फीमेल गैमीट को एलिमिनेट किया जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड प्लांट। अगर हम फीमेल गैमीट को बिफोर फर्टिलाइजेशन एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, उसमें डिप्लॉइड कंडीशन अराइज नहीं होगी, राइट। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, अगर लेट्स से कि ये एन होता है और ये भी एन होता है, ठीक है। लेट्स से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम एक डिप्लॉइड प्लांट को क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इन नॉर्मल कंडीशन। तो उसमें जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है तो जो कंडीशन अराइज होती है वो कौन सी होती है? 2n वाली अराइज होती है, राइट। बट अगर मैं फीमेल न्यूक्लियस को, फीमेल गैमीट को एलिमिनेट कर दूं, मतलब हटाई दूं, यहाँ से फीमेल को हटाई दिया और सिर्फ जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या बनेगा? अगर यही न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगी आफ्टर सर्टेन क्लीवेज तो ये क्या होगा? सिर्फ जो अब हमारी जो एम्ब्रियो बनेगा उसके अंदर कैसी प्लॉइडी लेवल होगा? हैप्लॉइड, ठीक है। मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हम एंड्रोजेनेसिस करा सकते हैं। एंड्रोजेनेसिस का मतलब हो गया ये। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय गाइनोजेनेसिस, ठीक है। तो इन केस ऑफ गाइनोजेनेसिस होता क्या है? गाइनो का मतलब क्या हो गया? इफ़ वी आर डेवलपिंग द हैप्लॉइड प्लांट बाय यूजिंग ओवरी और ओव्यूल। गाइनोजेनेसिस में क्या होता है? मेल न्यूक्लियस को एलिमिनेट किया जाता है और फीमेल न्यूक्लियस रिमेन्स, ठीक है। जिससे कि अब जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है उसके पास भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं, एंड अब जो इससे हमारे जितनी भी बॉडी बनेगी, प्लांट की बॉडी बनेगी, जितनी भी सेल्स बनेंगी उसके पास क्या होगा? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मतलब सारी सोमेटिक सेल्स में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो दीज वर द टू इन विवो टेक्निक्स फॉर हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का को हम वाइट हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय एलिमिनेटिंग वन ऑफ द पेरेंटल जीनोम। जैसे कि हमें पता है हाइब्रिड दो पेरेंट्स को यूज़ करके हाइब्रिड हमारा बनता है, बट यहाँ पे जो हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि हमें प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड रखना है तो वील एलिमिनेट वन ऑफ द पेरेंटल जीनोम, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटरजेनरिक भी हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक मतलब इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन हम सेम स्पीशीज़ के बीच में क्रॉस करा के हाइब्रिड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका क्या कहा जाएगा? इंटर स्पेसिफिक कहा जाएगा। इंटरजेनरिक क्या हो गया? स्पीशीज़ डिफर कर रही है बट जीनस सेम है, तो ऐसा अगर हाइब्रिड बन रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरजेनरिक हाइब्रिड हो जाएगा। ऐसे ही इन वीवो में हमारा एक मेथड आता है इरेडिएशन इफेक्ट। इरेडिएशन इफेक्ट्स में क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर एक्सरेज को यूज़ किया जाता है टू इंड्यूस द क्रोमोसोमल ब्रेकेज। मतलब अगर लेट्स से टेट्राप्लॉइड प्लांट है या फिर डिप्लॉइड प्लांट है तो टेट्राप्लॉइड के केस में क्या होगा? बाकी के 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज, और इस तरीके से हमारा हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया इरेडिएशन इफेक्ट्स में। नेक्स्ट इज केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? सर्टेन, जैसे इरेडिएशन इफेक्ट्स में इरेडिएशन को यूज़ किया जा रहा था, रेडिएशंस को यूज़ किया जा रहा था, वैसे ही केमिकल ट्रीटमेंट्स में हमें क्या करना पड़ेगा? केमिकल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो केमिकल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? क्लोरोएम्फेनिकॉल, कॉलचाइसिन, नाइट्रस ऑक्साइड, मैलिक हाइड्रोजाइड। इन केमिकल्स को यूज़ करके क्या किया जाता है? क्रोमोसोमल एलिमिनेशन किया जाता है। मतलब बाकी के सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को एलिमिनेट किया जाएगा और सिर्फ एक सेट को रखा जाएगा इन द सोमेटिक सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा इन वीवो टेक्निक्स के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इन विट्रो टेक्निक्स। मतलब
लैब में हम कैसे हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम हैप्लॉइड प्लांट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं लैब के एनवायरनमेंट के यूज़ करके। तो इसमें भी हम एंड्रोजेनेसिस एंड गायनोजेनेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लैब में हम कैसे एंड्रोजेनेसिस और गायनोजेनेसिस कराते हैं। एग सेल का प्रोडक्शन करा रहे हैं बाय यूजिंग या तो एंथर कल्चर या फिर पॉलिन कल्चर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। मतलब डेवलपमेंट ऑफ एन एग सेल कंटेनिंग मेल न्यूक्लियस, उसके अंदर सिर्फ मेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। मतलब वो कौन सी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, जो पॉलिन ग्रेन्स की न्यूक्लियस है वो, ठीक है। जब भी हमारा जायगोट बनता है तो उसके अंदर दोनों न्यूक्लियस आती है ना, फादर की भी आती है मदर की भी आती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम फादर की सेल को यूज़ करके, फादर के गैमीट को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्लांट प्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे एंड्रोजेनेसिस। अब ये दो तरीके से कराया जा सकता है, या तो पॉलिन कल्चर, हम या तो पॉलिन ले लें डायरेक्टली, है ना, या फिर हम एंथर ले लें, क्योंकि एंथर के अंदर ही पॉलिन होते हैं हमारे, ठीक है। तो फिर एंथर कल्चर के लिए हम क्या करेंगे, हमने फ्लावरिंग प्लांट लिया, उसमें से फ्लावरिंग बर्ड्स निकाली, आइसोलेट करी, उनका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करा बाय यूजिंग इथेनॉल और सोडियम हाइपोक्लोराइड। फिर हमने सरफेस स्टेरिलाइजेशन के बाद में वॉश करके वाटर से फिर उनको फ्लावर बड को हमने क्या किया, स्प्लिट कर लिया, ठीक है। मतलब बीच में से कट करा ताकि हम एंथर को रिमूव कर पाए उसमें से। मतलब स्टेमिन को हमने कट करा जिसमें से हमने फिलामेंट को रिमूव कर दिया और हमारे पास सिर्फ एंथर रह गया, ठीक है। हमने फिलामेंट को डिस्कार्ड कर दिया। अब हमने ये जो एंथर को डायरेक्टली क्या करा, इंक्यूबेट कराया ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया 24 to 26 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 3 to 4 वीक्स, ठीक है। फिर हम इसको ऑल्टरनेटिंग लाइट और डार्क टाइम देंगे, ठीक है। जैसे लाइट पीरियड हमने दिया 12 से 18 घंटे के लिए, है ना, और बाकी का टाइम हमने डार्क में रखा, है ना। फिर उसके बाद में अब दो मेथड इसके आगे वो दो मेथड, या तो डायरेक्टली वो एंड्रोजेनेसिस कराएगा या फिर बाया कैलस कल्चर के वो ऑर्गेनोजेनेसिस कराएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो हमारा इंक्यूबेटेड है एंथर न्यूट्रिएंट मीडिया पे, उसमें कैलस ग्रोथ हो, और कैलस ग्रोथ होने के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन हो, ठीक है। फिर हमारा पूरा प्लांटलेट रीजनरेट हो जाएगा। एक तरीका हो सकता है कि विदाउट कैलस फॉर्मेशन ही ये डायरेक्ट ही एंड्रोजेनेसिस कराए, ठीक है, और पूरे प्लांट में रीजनरेट हो जाए। अब जो ये एंथर कल्चर को यूज़ करके जो प्लांट बना है उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और अब जो ये प्लांट बना है इसके अंदर सिर्फ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, किसी भी सेल में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं पॉलिन कल्चर पे। पॉलिन कल्चर में क्या डिफरेंस है और एंथर कल्चर में क्या डिफरेंस है। एंथर के बारे में हमने बोले, पॉलिन में हम क्या करेंगे, हमने सेम तरीके से फ्लावर बड ली, उनको स्टेरिलाइज करा, फिर हमने स्टेमिन को कट करा, फिलामेंट को डिस्कार्ड कर दिया, एंथर लिया। एंथर का हमने क्या किया, एंथर में से हमने स्क्वीज आउट करे हमारे पॉलिन्स को, ठीक है। पॉलिन्स को स्क्वीज आउट करने के बाद में हमने डायरेक्टली पॉलिन्स को ही क्या करा है, इंक्यूबेट करा है हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया पे, ठीक है, सेम टाइम के लिए, सेम टेम्परेचर पे, है ना। फिर हम क्या देखेंगे, या तो डायरेक्टली, इसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब थ्रू कैलस कल्चर फॉर्मेशन या फिर डायरेक्टली एंड्रोजेनेसिस होते हुए हमें दिखेगी, ठीक है। तो जो डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस होती है, चाहे वो थ्रू एंथर कल्चर हम करा रहे हों या फिर चाहे वो हम थ्रू पॉलिन कल्चर करा रहे हों, बट डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस ऑलवेज मिमिक्स जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पे जो हम ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क पीरियड दे रहे हैं उसका रेफरेंस ये है, लाइट पीरियड हम तब देते हैं जब हमारे प्लांट का ऑर्गन रीजनरेशन हो रहा होता है, और डार्क पीरियड हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हमारे एम्ब्रियो की अर्ली स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होती है, उस टाइम पे हमें डार्क पीरियड देना होता है। तो अगर हमें हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन कराना है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो ये है, बेसिक प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि हमें पॉलिनेशन को रोकना होगा, ठीक है। पॉलिनेशन से पहले ही हमें पॉलिन्स को आइसोलेट कर लेना है या फिर एंथर को आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। टू स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन सेल इनटू अ गैमीट, जो हमने डिस्कस करा था कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम जनरेटिव सेल क्या होता है, जैसे जैसे एंथर पॉलिन ग्रेन हमारा मेच्योर होता चला जाता है, वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलता है, जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस होती है और फिर उससे हमारे दो सेक्स सेल बनते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे सेक्स सेल बने, उन सेक्स सेल के प्रोडक्शन को ही हम रोक रहे हैं, ठीक है। उस स्टेज मतलब सेक्स सेल बनने से पहले ही हमें हमारे पॉलिन ग्रेन्स को आइसोलेट कर लेना है या एंथर को आइसोलेट कर लेना है, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं बाय मतलब जो भी हमने बड ली है, जो भी हमने एंथर लिया है या जो भी हमने पॉलिन लिया है, उसको हम पहले एंथर को क्रश करके फिर उसके अंदर क्या 1% एसिटोकार्बाइन का से ट्रीट करेंगे, और हम ये देख सकते हैं कि पॉलिन की डेवलपमेंटल स्टेज को हम ट्रैक कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। हम देख सकते हैं कि मतलब किस स्टेज में है, कि अभी उसने सेक्स सेल
प्रोड्यूस कर लिए हैं या नहीं करे हैं। अगर उसने नहीं करे होंगे तो हम उस एंथर को यूज़ कर लेंगे, अगर उसने कर लिए होंगे तो वो एंथर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एंथर कल्चर और पॉलन कल्चर के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, एंथर कल्चर का एडवांटेज क्या हो गया या फिर पॉलन कल्चर का है। हम डायरेक्टली पॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो पॉलन कल्चर हो गया। अगर हम एंथर के अंदर ही हमारे पॉलन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम वैसे यूज़ कर रहे हैं तो हम वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनमें से दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, किसके ज़्यादा मतलब किस मेथड के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मतलब दोनों में क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हो क्या रहा है। तो है हमारा एंथर कल्चर जो है वैसे इजी है, ठीक है, और क्विक भी है। उसमें हमें ज़्यादा मतलब उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है कि हमें पॉलिन्स रिलीज आउट करने पड़ रहे हो, स्क्वीज़ करने पड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। डायरेक्टली हम एंथर को ही, तो इसी वजह से मतलब डायरेक्टली हम एंथर को कल्चर कर रहे हैं, तो जिस वजह से ये ईजी हो गया, ठीक है, थोड़ा कम टाइम लग रहा है। लेकिन पॉलन कल्चर में क्या हो गया, उतना टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा क्योंकि हमें ग्लास रॉड से पॉलिन्स को निकालना होगा। तो पॉलिन्स को निकालते टाइम क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकते हैं हमारे पॉलिन्स, ठीक है। तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है पॉलन कल्चर का कि जब हम पॉलन एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे तो उस टाइम पे पॉलिन्स भी हमारे डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या है कि लिमिटेशन एंथर कल्चर की क्या है, क्योंकि एंथर कल्चर के अंदर पॉलिन्स के अलावा एंथर की भी सेल वॉल वगैरह बहुत सारे पार्ट्स आ गए, ठीक है। तो उससे भी हमारा क्या हो सकता है, प्लांट डेवलप हो सकता है उन पार्ट से भी, है ना, क्योंकि हम तो एक्सप्लांट कोई भी एक्सप्लांट यूज़ करके हमारे उसको जो प्रोड्यूस करा सकते हैं प्लांट को, है ना। तो अगर हमारे एंथर के पॉलन के अलावा किसी और पार्ट ने अगर कंट्रीब्यूट कर दिया इस चीज़ में, ठीक है, मतलब एंथर की बॉल वगैरह या फिर जो भी हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो प्लांट की प्लॉइडी लेवल्स में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे हमें। प्लांट की प्लॉइडी लेवल मतलब नॉर्मल डिप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, एनीप्लॉइड बन जाएगा। मतलब क्रोमोसोमल नंबर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। तो ये एक मेजर लिमिटेशन हो जाती है एंथर कल्चर की, ये लिमिटेशन याद रखना, ठीक है। फिर यही चीज़ लिखी हुई है कि मेजर लिमिटेशन इज दैट द प्लांट्स नॉट ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम पॉलन बट ऑल्सो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द एंथर, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एट डिफरेंट प्लॉइडी लेवल्स, है ना। नेक्स्ट क्या है कि पॉलन कल्चर का, अब पॉलन कल्चर का इस चीज़ में एडवांटेज क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है, तो वहाँ पे एंथर के बाकी का पार्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है हमारे हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन में, ठीक है। तो प्लॉइडी लेवल में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जो मतलब हैप्लॉइड प्लांट अच्छे से प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो गया पॉलन कल्चर का। हालांकि पॉलन कल्चर का सक्सेस रेट जो है एंथर कल्चर की सक्सेस रेट से कम है, ठीक है। बस ये है पॉलन कल्चर में कि जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स थे एंथर वॉल के, है ना, वो अवॉइड किए जा सकते हैं यहाँ पे। अब हाँ, और जो एंडोजेनेसिस हो रही है पॉलन कल्चर अगर हम यूज़ करेंगे तो एंडोजेनेसिस को हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब एंडोजेनेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल, भी सिंगल सेल ही वहाँ पे इन्वॉल्व हुई, तो फिर दैट कैन बी रेगुलेटेड इन अ बेटर वे, है ना। और जो हमारे आइसोलेटेड माइक्रोस्पोर्स हैं आर आइडियल फॉर द वेरियस जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो अगर हम पॉलन ग्रेन्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स को लेने का एक एडवांटेज क्या है कि हम उनको हाईली मतलब जेनेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। जो भी हम पॉलन ले रहे हैं वो हमारे जेनेटिकली मैनिपुलेटेड पॉलन्स को यूज़ करके भी हम पॉलन कल्चर कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। एंथर कल्चर में हम वो चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि एंथर के अंदर हमारे पॉलन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर अगर हमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करना है किसी पॉलन के अंदर सो दैट हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स का प्लांट प्रोड्यूस कर सके, तो उसके लिए हमें एंथर से पॉलन को आइसोलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मतलब एंथर कल्चर की एक डिसएडवांटेज रहता है, पॉलन कल्चर का ये एक एडवांटेज रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यील्ड जो है इसकी रिलेटिवली हायर है पॉलन कल्चर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम भी दिखाया गया है कि चाहे हम एंथर को डायरेक्टली कल्चर कर सकते हैं या फिर हम एंथर से पॉलन को एक्सट्रैक्ट आउट करा के डायरेक्ट मतलब फिर हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे एक स्टेप दिया हुआ है कि हैप्लॉइड प्लांट से ये हम कैसे कॉलचाइसिन ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यूरियस रहना कि यहाँ पे क्या चीज़ था, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अब एंडोजेनिक हैप्लॉइड को बनाने के लिए 4 डिस्टिंक्ट पाथवेज हैं जो यूज़ करे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब 4 डिस्टिंक्ट पाथवे कहने का मतलब ये है कि अब जो हमने पॉलिन्स को हमने कल्चर मीडियम में डाल दिया, ठीक है। अब वो कल्चर मीडियम के अंदर वो पॉलिन्स किस तरीके से आगे जाके डेवलप होंगे और मतलब किस तरीके से वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिन्स हमने कल्चर प्लेट में डाल तो दिया या एंथर हमने कल्चर प्लेट में डाल तो दिया, बट वो किस तरीके से उसमें किस तरीके से मतलब डिवीजन होगा और फिर वो किस तरीके से हमारा हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट मेथड हम देखते हैं कि यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर अंडरगोज इक्वल डिवीजन
फ्रॉम 2 डॉटर सेल्स ऑफ इक्वल साइज। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि हमने जो हमारा पॉलिन ग्रेन लिया था, हम वो वाला स्टेज ले रहे हैं पॉलिन ग्रेन का जब हम कल्चर कर रहे हैं, ये वाला स्टेज। एक सेकेंड में दिखाती हूँ, ये स्टेज ले रहे हैं, ये जब जस्ट पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस हुए हैं, ना उनमें माइटोसिस हुई है ना उनमें मियोसिस हुई है। जो ये फर्स्ट वाला ये दिख रहा है रेड रेड, मैं सराउंड कर रही हूँ लेजर पॉइंटर, समझ आ रहा है ना, ये वाला, ये हम स्टेज लेते हैं हैप्लॉइड कल्चर के लिए पॉलिन का, पॉलिन ग्रेन का। उस टाइम पे उसमें ये कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। हाँ, तो हमने वो लिया, माइक्रोस्पोर लिया हमारा, ये रहा वो माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब उसको हमने कल्चर प्लेट में रखा। तो एक तरीका ये हो सकता है वो कैसे डिवाइड करे कि उसमें इक्वल डिवीजन होगा, मतलब इक्वल अंदर जाके इक्वल टाइप के सेल बनेंगे। वैसे हम क्या पढ़ रहे थे, अनइक्वल टाइप के सेल बन रहे थे जब उनमें माइटोसिस हो रहा था, तो एक जनरेटिव और एक हमारा वेजिटेटिव सेल बन रहा था। ठीक है, तो उसके अलावा एक मेथड ये हो सकता है कि सिर्फ इक्वल टाइप के सेल्स में डिवाइड हो, मतलब इक्वल टाइप के सेल्स जो हमारे 2 डॉटर न्यूक्लियर बने उनमें इक्वल डिवीजन हो। ठीक है, ये मेथड किस में यूज़ होता है हमारा, फिर इससे ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन में 2 से ये 4 बन जाएंगे, फिर उसके बाद में कैलस, और कैलस से फिर फर्दर प्लांट हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि जहाँ पे और ये वाला जो फर्स्ट तरीका जो यूटिलाइज होता है उसका एग्जाम्पल हमारा कौन है, धतूरिया इनॉक्सिया। नेक्स्ट इज, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट मेथड है जिसमें हमारे माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो अनइक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है इसमें एक हमारा बड़ा है और एक हमारा जो सेल है वो छोटा है। ठीक है, तो अनइक्वल डिवीजन हुआ है। फिर ये जो अनइक्वल मतलब वेजिटेटिव सेल जो है वो हमारा बड़ा है और हमारा जनरेटिव सेल जो है वो छोटा है। ठीक है, फिर ये फर्दर इसमें माइटोसिस होगी तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा वेजिटेटिव सेल है उसमें ही सिर्फ फर्दर मतलब 3 टोटल जो सेल्स बने सेकेंड माइटोसिस के बाद में, वो 3 बने इंस्टेड ऑफ 4। ठीक है, तो सिर्फ वेजिटेटिव सेल में ही हमारा क्या है, फर्दर सेकेंड माइटोसिस हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या देखा जाएगा, और इस केस में क्या है, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो है वो हमारी मतलब फर्दर प्लांट ग्रोथ कराएगी, फर्दर प्लांट प्रोडक्शन कराएगी, और जो हमारी जनरेटिव सेल है वो डीजनरेट हो जाएगी, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेथड हम किस प्लांट्स में देखते हैं, एक तो हो गया हमारा निकोशियाना टबैकम, और एक हो गया हमारा कैप्सिकम एनम। ठीक है, फिर हमारा आता है थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर में यहाँ पे भी अनइक्वल डिवीजन होगा, और एम्ब्रियो जो है 2 सेल्स फॉर्म करेगा, एक जनरेटिव सेल और हाँ जनरेटिव सेल प्रोड्यूस करेगा हमारी फ्रॉम द जनरेटिव सेल, एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जनरेटिव सेल। जो हमारी, अब हमने सेकंड वाले में क्या देखा था कि हमारी वेजिटेटिव सेल है उससे एम्ब्रियो बन रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं थर्ड वाले मेथड में कि जनरेटिव सेल से एम्ब्रियो बन रहा है और वेजिटेटिव सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पे ये देखो ऊपर जो है ये वेजिटेटिव सेल है, ये वाली। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं हो रही है, सिर्फ हमारी जो जनरेटिव सेल है उनमें माइटोसिस हुई है, उनमें फर्दर डिवीजन हुआ है और उनसे हमारा होल प्लांट बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा, अब इसका एग्जाम्पल जो है हमारा वो है ये हाइओसाइकेस्मस नाइगर। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। अब तो लास्ट हमारा जो मेथड है जो यूज़ किया जा सकता है वो क्या है, उसमें हमारे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों अनइक्वली ही डिवाइड होंगे, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो अनइक्वली डिवाइड हुआ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है वेजिटेटिव सेल, बोथ द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल कैन फर्दर डिवाइड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। अब यहाँ पे वेजिटेटिव सेल भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और जनरेटिव सेल भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टू फॉर्म द हैप्लॉइड प्लांट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे इसमें, हाँ एट्रोपा बैलेडोना और दतूरा मिटेल आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंडोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। है जो एंडोजेनेसिस को अफेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जीनोटाइप अच्छा होना चाहिए। जो हमारा डोनर प्लांट है जिसका माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर लेने वाले हैं वो डोनर प्लांट हेल्दी होना चाहिए। वो है स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन। ठीक है, स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि अगर वो टेट्राड से लेके बाइन्यूक्लिएट स्टेज जो हम देखते हैं, जब हमारा टेट्राड फॉर्मेशन हुआ होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर उसके बाद में जो बाइन्यूक्लिएट जहाँ पे जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स फॉर्म हुई होती है उसके बीच में हम किसी भी स्टेज का पॉलन को ले सकते हैं फॉर द फॉर द हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद वाली हम किसी भी स्टेज को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एंथर्स एट अ वेरी यंग एज, अगर एंथर बहुत ज़्यादा यंग एज में जहाँ पे उसके अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ वो अपने माइक्रोस्पोर मदर सेल वाले स्टेज पे है, जहाँ पे अभी उसमें पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस अर्ली स्टेज वाले को भी हम नहीं ले सकते हैं। और अगर बाइन्यूक्लिएट स्टेज के बाद में
मतलब वेजिटेटिव जनरेटिव सेल के बाद वाली जो स्टेज है, अगर वहाँ पे पॉलन ग्रेन है उस स्टेज पे है तो हम उसको भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन किस स्टेज का हम लेंगे, टेट्राड से बाइन्यूक्लिएट स्टेज के बीच में जो पॉलेंस होंगे उनको हम ले सकते हैं फॉर द एंड्रोजेनेसिस, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल स्टेटस भी डोनर प्लांट का बहुत अफेक्ट करता है एंडोजेनेसिस को, कि फिजियोलॉजिकल स्टेटस उसका अच्छा होना चाहिए कि प्लांट को हम बेस्ट नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कराएं, ठीक है। बेस्ट मतलब लाइट अच्छी दें, हम उसको टेम्परेचर अच्छा दें, न्यूट्रिशन अच्छा दें, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारी चीज़ें जो हैं हम उसको अच्छे से अच्छे नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड कराएं, ठीक है। फिर सो दैट उसमें अच्छे एंथर प्रोड्यूस हो और हेल्दी प्लांट प्रोड्यूस हो, ठीक है। फिर हम हेल्दी माइक्रो स्पोर्स को लेके डोनर प्लांट के नया हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत डोनर प्लांट का फिजियोलॉजिकल स्टेट बहुत मैटर करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्लावर्स ऑब्टेन फ्रॉम द यंग प्लांट एट द बिगनिंग ऑफ द फ्लावरिंग सीजन आर हाईली रिस्पॉन्सिव। तो वही वो प्लांट्स लेते हैं हम, या वो उन प्लांट्स का वो फ्लावर्स को सेलेक्ट करते हैं फॉर द एंथर आइसोलेशन जो एकदम यंग स्टेज में होते हैं, मतलब जब फ्लावर नया नया ब्लूम ही हुआ होता है, ठीक है। तो हम उस टाइप के फ्लावर्स को यूज़ करते हैं फॉर द एंथर आइसोलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में और ये चीज़ भी हमें देखनी होती है कि हम, क्योंकि प्लांट्स में क्या करते हैं, पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट कराते हैं। तो पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट हम 3 से मतलब जब हमें उस डोनर प्लांट से माइक्रोस्पोर को आइसोलेट कराना है उससे 3-4 हफ्ते पहले ही हम पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट मतलब पेस्टिसाइड से हम ट्रीट करना उस प्लांट को छोड़ दें, ठीक है। फिर आता है एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है, वो है प्री ट्रीटमेंट ऑफ एंथर्स। प्री ट्रीटमेंट ऑफ एंथर्स में क्या आता है हमारा, कि हमें पहले से ही हमारे एंथर को जो है ट्रीट करके रखना पड़ता है फॉर द एंड्रोजेनेसिस, ठीक है। तो वो क्या क्या प्री ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है, एक तो केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, हमें उसको केमिकल सर्टेन केमिकल से इंड्यूस कराना पड़ता है, सर्टेन केमिकल से ट्रीट करना पड़ता है टू इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस, ताकि उनमें क्या हो, फर्टिलाइजेशन ना करा लें वो जाके, ठीक है। मतलब हम उनको पहले ही इनिशियल स्टेजेस में रोक देते हैं ताकि वो आगे अपने मतलब फर्टिलाइजेशन ना करा पाएँ, ठीक है। तो केमिकली हम उनको ट्रीट करेंगे, तो कौन कौन से केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं हम, एक तो हो गया हमारा 2-क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में इथ्रेल भी बोलते हैं, ठीक है। इससे हम ट्रीट करेंगे सो दैट वो पॉलिनेशन ना कराए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एथ्रेल मतलब, या फिर हम कौन सा केमिकल किस केमिकल से हम ट्रीट करेंगे हमारे प्लांट को अगर हमें पॉलिनेशन को रोकना है तो, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया, ईथ्रेल हो गया हमारा। तो ईथ्रेल से हम ट्रीट करेंगे हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलेंस को। फिर दीज पॉलेंस व्हेन कल्चर्ड मे फॉर्म द एम्ब्रियो। अब उसके बाद में एक टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्री ट्रीटमेंट जो उनको दिया जाता है वो कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हॉट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या है कि बर्ड्स को हम कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं, 3 to 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे, 3 दिन के लिए हम उनको रखेंगे और उनमें क्या करेंगे, इंडक्शन अकर्स टू यील्ड पॉलन एम्ब्रियोज इन सम प्लांट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, वो पॉलिनेशन नहीं कराएंगे और उनको कोल्ड ट्रीटमेंट देने की वजह से वो क्या होंगे, पॉलन जो है हमारे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्री ट्रीटमेंट हो गया जो कि धतूरा और निकोशियाना में दिया जाता है। फिर फर्दर इंडक्शन ऑफ एंड्रोजेनेसिस इज बेटर इफ एंथर्स आर स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर प्रायर टू कल्चर, ठीक है। मतलब कल्चर करने से पहले ये कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, ताकि एम्ब्रियो इंडक्शन इजीली हो जाए, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन इजीली हो जाए। तो मेज और राई जो ऐसे प्लांट है जो जिनको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है बिफोर एंड्रोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, मेज राई हो गया, धतूरा और निकोशियाना हो गया, ठीक है। और अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है टू स्टिमुलेट द एंड्रोजेनेसिस। तो उसमें कौन सी स्पीशीज़ आ जाती है हमारी, ब्रेसिका और कैप्सिकम, ठीक है। इनको हमें 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है, ओके। फिर कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, लाइट भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है एंड्रोजेनेसिस को। तो जब हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए हमें लाइट देनी पड़ती है, मतलब लाइट में हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज़ भी हैं जो कि जिनको लाइट भी चाहिए होती है और डार्क भी इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना। अब हाँ, कुछ अब क्या है, आइसोलेटेड जो पॉलेंस हैं जिनको हम आइसोलेट करते हैं वो हमारे सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, ठीक है। द स्लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इन पॉलन कल्चर। ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनको लाइट इंटेंसिटी बहुत कम चाहिए होती है, मतलब बहुत ही मिनिमल चाहिए होती है। उसका एग्जाम्पल हो गया टबैको,
ठीक, किसी को तो अच्छी लाइट चाहिए, अच्छी खासी लाइट चाहिए, किसी को लाइट और डार्क दोनों चलेगा, किसी को लाइट और डार्क दोनों ही चाहिए होता है, किसी को बहुत कम लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ द मीडिया, ये भी मैटर करता है फॉर द एंथर कल्चर। ठीक है, तो कंपोजिशन में क्या क्या होना चाहिए, मतलब एंड्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराने के लिए क्या क्या, मतलब अब ऐसा कोई पर्टिकुलर मीडिया नहीं है, हम वही एमएस मीडिया और हमारा ये यहाँ पे M5 हो गया, एमएस है, एमएस मीडिया, वाइट मीडिया, निश एंड निश मीडिया, N6 या फिर B5 मीडिया ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बस इनमें क्या करते हैं, अब जैसे एंथर कल्चर करा रहे हैं तो इनमें कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या करेंगे हम, जब हमें हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन कराना है तो इस मीडिया में हम अलग से कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे, सुक्रोज हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सॉल्ट हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें उस मीडिया में अच्छे अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट इज कि कुछ और प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें हमें, कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनमें जिनके कल्चर कराने के लिए हमें उसमें एडिशनली ग्लूटाथियोन और एस्कॉर्बिक एसिड भी डालना पड़ता है। ठीक है, फिर अब एंथर कल्चर कराने के लिए हमें मीडिया को एक्टिवेटेड चारकोल से भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है मीडिया को, सो दैट ये इन्हांस्ड एंड्रोजेनेसिस कराए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, इससे आता है कि एक्टिवेटेड चारकोल हम क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए, एंड्रोजेनेसिस के लिए। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल का रोल क्या है बेसिकली यहाँ पे, कि ये एंड्रोजेनेसिस को इन्हांस करता है। ये माना जाता है कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो दैट रिमूव्स द इनहिबिटर्स फ्रॉम द मीडियम एंड फैसिलिटेट्स द हैप्लॉइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पार्ट आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर हम देखते हैं गायनोजेनेसिस। गायनोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, ओवरी और ओव्यूल को यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। ठीक है, वहाँ पे हमने किसका यूज़ करा था, एंथर को यूज़ करके हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस किया था। यहाँ पे हम ओवरी या ओव्यूल कल्चर को यूज़ करके हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, अब इनसे ओवरी या ओव्यूल कल्चर को यूज़ करके जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उनके अंदर सिर्फ क्या होगा, गाइनोजेन वाला पार्ट होगा। ऐसे हैप्लॉइड्स को क्या कहा जाएगा, गाइनोजेनिक हैप्लॉइड्स कहा जाएगा, क्योंकि उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स हम उनको कहेंगे जो कि एंथर कल्चर या पॉलिन कल्चर को यूज़ करके प्रोड्यूस किए गए हैं, और उनके अंदर सिर्फ हमारा क्या एंड्रोएशियम है, गाइनोशियम नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी सेम तरीका है काइंड ऑफ, कि हम फ्लावर बड लेंगे, स्टेरलाइज कराएंगे, फिर उसके बाद में हम हमारी फ्लावर बड में से किसको आइसोलेट करेंगे, ओवरी को आइसोलेट करेंगे, और ओवरी में ओव्यूल कल्चर कर रहे हैं ये हम, तो ओवरी को आइसोलेट कर ओव्यूल कल्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरी में से ओव्यूल्स को एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। फिर अब हम ओव्यूल्स को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे सॉलिड या लिक्विड मीडियम में, फिर 2 हफ्ते बाद तक इंक्यूबेट करके रखेंगे, 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि हमारा प्लांटलेट रीजनरेट हो जाएगा। वहीं पे इसमें क्या चीज़ आएगी, ओवरी कल्चर में क्या आएगा कि हमने बड में से सिर्फ ओवरी को आइसोलेट करा और उसको कल्चर करा है, और उसको हमने 2 हफ्ते तक रखा है, फिर हमारा रीजनरेटेड प्लांट होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, यही प्रिंसिपल है कि हमें ओवरीज को जो है अनपॉलिनेटेड रखना होगा, मतलब पॉलिनेशन से पहले ही हमें उनमें पॉलिनेशन नहीं हुआ, मतलब स्टिग्मा पे हमारे पॉलिन ग्रेन्स आके नहीं गिरे हों और इससे फ्यूज़ नहीं हुए हों ओवरीज से। ठीक है, तो उससे पहले ही हमें ओव्यूल्स को आइसोलेट कर लेना है फॉर द हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। अब फ्लावर बड्स जो होती हैं हमारी 24 से 28 आवर पहले ही एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए फ्रॉम द अनपॉलिनेटेड ओवरीज। ठीक है, तो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया वही है, एमएस मीडिया है, वाइट मीडिया, N6 निश मीडिया है ना, और इसमें कुछ कुछ और ग्रोथ फैक्टर्स से हम सप्लीमेंट करा दें। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ गायनोजेनिक हैप्लॉइड्स है इस पर्टिकुलरली यूजफुल इन प्लांट्स विथ मेल स्टेराइल जीनोटाइप। अब गायनोजेनिक हैप्लॉइड्स हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, सिर्फ हम उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करते हैं जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मेल स्टेराइल जीनोटाइप है, मतलब जिनका हम एंड्रोजेनेसिस नहीं करा सकते जिन प्लांट्स में, तो उनके लिए हम गायनोजेनिक हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, लिमिटेशन बेसिकली क्या है कि ओव्यूल और ओवरीज को डाइसेक्ट करना, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल और ओवरीज को डाइसेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, और काफ़ी इसके डिसएडवांटेज ये भी हैं कि सही मतलब वाइबल ओवरी और ओव्यूल को एक्सक्रीट आउट कराना इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे ओवरीज हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, इंजर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड देयर डिप्लोइडाइजेशन टेक्निक, कैसे हम उनको फर्टाइल बनाते हैं. सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, वी विल सी यू सून.